चलिए तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 क्या कब कहाँ और कैसे। सबसे पहले तो आप पेन और पेपर साथ में लेके ही पढ़ाई कीजिए ताकि मैं जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूँ और आप एक नोट्स बनाते चलिए साथ साथ ताकि आपको फिर से रिवीजन करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, आप प्लीज़ पेन और पेपर लेके साथ में पढ़ाई करने के लिए बैठिए। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगा कितने वर्ष पहले क्या हुआ था? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम खेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कैसे नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम ये सब पता कर सकते हैं। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? ये लाइन आपका सबसे सबसे पहली जो लाइन है वही आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले, ये जो नदी है ना नर्मदा नदी, उसी के बारे में बताया हुआ है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। यहाँ पे जो आरंभिक लोग हैं, आप सबसे पहले ऊपर हेडलाइन दे दीजिए कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और उस समय जो लोग थे वो क्या थे? यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? संग्राहक थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आरंभिक लोग थे वो क्या थे? शिकारी थे, संग्राहक थे या फिर कृषक थे। तो आपको क्या आंसर देना है कि संग्राहक थे। ये जो वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये 2 लाइन नोट डाउन कर लेनी है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का आखेट भी करते थे और क्या करते थे? साथ में जानवरों का आखेट भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए हम देखते हैं किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी कहाँ है। ये रहा सुलेमान पहाड़ी जो अब पाकिस्तान में है और ये रहा किरथर जो कि अब पाकिस्तान में है। ये दोनों पहाड़ियों के बारे में, तो यहाँ इसके बारे में क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथक पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये लाइन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लिख लीजिए कि सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिए कि सबसे पहले अन्न जो था वो कौन सा अन्न जो था वो उपजाया गया। तो सबसे पहली फसल नीचे लिखिए गेहूं और जौ और फिर लिखिए पाया गया और ऊपर में उसके बाद लिखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, हम आगे चलते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे
पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य। विंध्य कहाँ है? विंध्य पहाड़ियाँ ये रही विंध्य पहाड़ियाँ, ये है विंध्य पहाड़ियाँ, और गारो ये रही गारो पहाड़ियाँ। आपको लोकेशन तो याद रहेगा ना। ये गारो पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में है अभी, और ये विंध्यन मध्य प्रदेश में है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, और उसके साथ साथ इन दोनों जगहों पे भी कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया हुए थे विंध्य, जो सबसे पहले जहाँ पे चावल उगाया गया, तो आप लिख दीजिए नीचे नोट में कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया, और बगल में एरो देके विंध्य पहाड़ियाँ। स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी ये है सिंधु नदी, सॉरी ये है सिंधु, जो कई नदियों से मिलकर बनी है। यहाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास, सभी नदियाँ हैं। तो हमने देख लिया सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर का विकास कहाँ हुआ? सिंधु नदी के किनारे। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और कितने वर्ष पूर्व हुआ? 47। यार ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जाइए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर का जो विकास है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और उसके सहायक किनारे जो है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि गंगा और उसके सहायक नदियों के बीच सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ, तो 2500 वर्ष। ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी इसका बता दूंगी। तब तक हम आगे पढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल मगध के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि गंगा के दक्षिण में कौन सा प्राचीन नगर बसता था, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित की। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी विशाल हिमालय जैसे ऊंची पर्वतें, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः
कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और कहाँ पढ़ रही थी मैं, सॉरी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करती हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, ये पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे का विचार अपनाते रहे। जैसे कि हमारे यहाँ जो घूंघट प्रथा है, कहा जाता है कि वो जो मुगल हमारे यहाँ आए उनसे हमें मिली हैं, या फिर उनमें जो बहुत सारे अलग अलग त्यौहार मनाने का जो परंपरा आया है वो भी हमारे कल्चर से आए। या फिर हम जो मेहंदी लगाते हैं, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी ऐसी जो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिल गए हैं कि हम नहीं कह सकते कि उनकी क्या परंपरा है और हमारी अब क्या परंपरा है जो एक दूसरे से अलग है। क्योंकि इतने वर्षों से एक दूसरे से मिलजुल गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारी और कौन उनकी परंपरा है। और चलिए ठीक है, इतना ही, क्योंकि इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है, हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि एक दूसरे के जो विचार हैं, जब भी हम कहीं रहते हैं साथ में दूसरे स्टेट के लोग के, तो हम उनके भी जो कल्चर है अडॉप्ट कर लेते हैं, वो हमारे कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह से होता होगा ना, आप लोग के साथ भी, सबके साथ होता है। तो वही बताने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है और ये संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये संस्कृत का शब्द है सिंधु, न कि लैटिन है या फिर कुछ भी, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, इस लाइन को भी, ये पूरे लाइन को नोट डाउन कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें भरत नाम के एक समूह का उल्लेख है और उसी समूह मानव समूह, ठीक है, उसी समूह के नाम पर इस देश का नाम भारत है। तो भारत शब्द कहाँ से आया है? तो ऋग्वेद से हमें ये शब्द मिला है, जो भारत एक लोगों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता था, उन्हीं के समूह के नाम से भारत हो गया हमारे देश का नाम। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत जो नाम है
हमारे देश का, वो कौन से वेद से लिया गया है, तो ऋग वेद का है ये सब। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है बार बार मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। शायद मैं जो पेन यूज कर रही हूँ वो सही से काम ही नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं आराम आराम से पढ़ाती हूँ। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारियाँ हमें कई तरह से प्राप्त, सॉरी मैं ऊपर नीचे कर दे रही हूँ।